हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान एक कृषि वैज्ञानिक गुंजन सनाडे जी। गुंजन सनाडे जी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक है। इनसे हम फूड प्रोसेसिंग और कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम इनसे विस्तार से जानेंगे। आज ये हमारे साथ जुड़ी है, इनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, आप अपने शिक्षा के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने कृषि क्षेत्र को कैसे चुना? नमस्कार, मेरा नाम गुंजन सनाडे है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की हेड हूँ और यूनिट इंचार्ज हूँ। और मैंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा है वो उदयपुर में कॉलेज ऑफ होम साइंस से प्राप्त की है। बीएससी और एमएससी जो है मैंने वहाँ से किया और अभी ऑनगोइंग पीएचडी भी मैं एमएलएसयू से कर रही हूँ। और जिस वर्ष में सन 2006-07 में मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की, उसी वर्ष में मैंने कृषि विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर लिया था एज एन टेक्निकल असिस्टेंट। और तब यह एमपीओटी के अंडर में आता था विश्वविद्यालय हमारा। वर्ष 2013 में हमने अलग से कोटा का कृषि विश्वविद्यालय पाया और सरकार से। उसके पहले हम एमपीओटी के अंडर में आते थे। तो मेरी जो प्रथम पोस्टिंग थी वो कृषि विज्ञान केंद्र अंता में रही। करीब 6 साल तक मैंने कृषि विज्ञान केंद्र अंता में तकनीकी सहायक पद पर अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात मैंने, क्योंकि मेरा मूल क्षेत्र जो है, मेरा जो स्थान है पेरेंटल है, वो कोटा ही है, तो मैंने कोटा कृषि विज्ञान केंद्र को अपनी अन्य सेवाओं के लिए चुना। 2012 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र कोटा को एज एन तकनीकी सहायक ज्वाइन किया। पूरा जो कार्यकाल है मेरा अभी 15 साल का, उसमें मैंने वर्ष 2018 में एज एन साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में ही अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तो जितना भी कार्यकाल 15 वर्ष का रहा है वह खाद्य प्रसंस्करणों को और मुख्यतः महिलाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह की शहरी महिलाएं हैं, उनको समर्पित रहा है। और मुख्य कार्यकाल जो है वो इन्हीं पर आधारित रहा है। इन्हें कौशल विकास में प्रशिक्षित करना और मुख्य तौर पर खाद्य प्रसंस्करण और अन्य गतिविधियों में प्रशिक्षित करना, ये मेरा मुख्य कार्य रहा है। गुंजन जी, कृषि विश्वविद्यालय बहुत लंबा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसमें कितने जो कॉलेज संबंध है इससे? देखिए, वर्तमान में 2013 में हमने कृषि विश्वविद्यालय कोटा की नींव रखी है, जो कि एमपीओटी से अलग हुआ है, उदयपुर से। और वर्तमान में इसमें जो है 3 तरीके के विभाग हैं। पहला है प्रसार, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है अनुसंधान। और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वह कोटा, बारा, आपका बूंदी, झालावाड़ और हिंडौन और सवाई माधोपुर, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये प्रसार के क्षेत्र में आते हैं। और इसे प्रशासनिक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत के संरक्षण में देखा जाता है, ये पांचों 6 कृषि विज्ञान केंद्र में। इसके अतिरिक्त दूसरा जो विभाग जो है वो अनुसंधान का है, जहाँ पर हमारे रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं। हमारे पास रिसर्च के क्षेत्र में जो आपका केथुन में बहुत बड़ा जो हमारा विभाग है, रिसर्च सेंटर, वो है उमेदगंज वाला। और वहाँ पर बहुत तरीके की यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग विभाग में अलग अलग रिसर्चेस कर रही हैं। और तीसरा विभाग जो है वो शिक्षण का है। और शिक्षण विभाग में जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं। अभी कोटा कॉलेज जो है वो उमेदगंज पर संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हॉर्टिकल्चर कॉलेज झालावाड़ में संचालित किया जा रहा है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्लस फिशरीज दोनों ही सब्जेक्ट में स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की जा रही है। मुख्य तौर पर यह कॉलेज जो है हमारे संचालित किए जा रहे हैं। और बूंदी में, हिंडोली में हमारा एक और कॉलेज नया प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त जो संबंधित कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो भी हमारे सीसवाली हो गया, आपका सवाई माधोपुर हो गया, वो कॉलेजेस हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। इस तरीके से कृषि विश्वविद्यालय 3 विभागों को करता है। 3 तरीके से किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक होता है कि हम
उन साइंटिस्ट को वो साइंटिस्ट हमारे तैयार होते हैं जो रिसर्च करते हैं, यानी कि किसी भी जो कृषि की तकनीक आती है उस पर भले ही वो फसल हो गई, भले ही वो बीज हो गया, भले ही वो अभियान जो मशीनरीज हो गई, उस पर हमारी रिसर्च जो होती है वो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है उसको डिसेमिनेट करना, यानी कि उसको प्रसारित करना, किसानों को किसानों की भाषा में समझाना, ये कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका होती है। और ये 5-6 कृषि विज्ञान केंद्र अपने अपने ज़िले में इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं और मैं उसका एक पार्ट हूँ। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र कोटा, जो कि पूरे भारत में अपनी खाद्य प्रसंस्करण तकनीक के लिए जाना जाता है, उस खाद्य प्रसंस्करण इकाई को मैं हेड कर रही हूँ अभी। और तीसरी चीज़ है शिक्षण के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कृषि में के क्षेत्र में MSc BSc और PhD की डिग्री हमारे यहाँ से माननीय कुलपति के निर्देशन में दी जा रही है। और तीनों ही विभाग जो हैं, सन 2013 में ही कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना हुई है और अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि जो हमारा विस्तार क्षेत्र है और जो हमारी प्रगति है वो बहुत ही अच्छे नेतृत्व के दम पर बहुत आगे तक जा रही है। हमारे जो डीन डायरेक्टर्स हैं प्लस हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर AK व्यास सर, उनके अंडर में हम बहुत ही अच्छी प्रगति के उस पर हैं। गुंजन जी, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, आप विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आप जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी किसान भाई और जितने भी शहरी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आज मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी किसान से या किसी कृषक महिला से, किसी कृषक पुरुष से, जो 70% आबादी हमारे देश की है, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जब भी आपसे ये कहा जाता है सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से कि आपकी आय को डबल कर दिया जाएगा, आय को दुगना कर दिया जाएगा, और हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हो, तो एक किसान तो हमारा बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उनकी आय अगर दुगनी हो जाए तो शायद हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था ही सुधर जाए और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हम पहुंच जाएं। तो सरकार की एक कोशिश रही है शुरू से, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कि हम उनकी आय को दुगना करें। उस आय को दुगना करने में खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप ये मान के चलिए कि हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उन्होंने यह शोध से साबित किया है कि अगर हम उन तकनीकों पर काम करेंगे जो किसान के पास पहले से उपलब्ध हैं और उसको ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो किसान उस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि अन्न किसान के पास उपलब्ध है, गेहूं उपलब्ध है, सरसों उपलब्ध है, सोयाबीन उपलब्ध है, आंवला उपलब्ध है, अगर मुख्य उत्पाद उसके पास उपलब्ध है और उससे संबंधित प्रसंस्करण तकनीक, यानी कि अगर आंवले से आंवले का जूस बनाना हम सिखाते हैं, ठीक है, सोयाबीन से सोयाबीन का पनीर बनाना हम सिखाते हैं, गेहूं से हम उसका आटा बनाना, ज्वार बाजरे से हम उसके बिस्किट बनाना सिखाते हैं, तो ये जो तकनीक होती है उसको हम प्रसंस्करण की तकनीक कहते हैं। वर्तमान समय में एक ये जो एक बड़ी भ्रांति थी पहले के समय में किसानों में कि किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पैसा चाहिए या बड़ा सेटअप ही चाहिए या बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस भ्रम को हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से। हम 15 से 30 दिन के प्रशिक्षण जो है कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित करते हैं। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम किसान को या किसान से निकलने वाले युवा को, आप ये देखिए कि अब वो कृषक नहीं रहा है जिसको हम ये कहें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अब हमारे पास कृषि युवा आ रहे हैं, यानी कि उन किसानों के बच्चे आ रहे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और उनके पास ज़मीन है, उनके पास सब कुछ है और उनके पास उपज है और उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास ज्ञान की उपलब्धि भी है। तो हम उन कृषि युवाओं को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अपने ही अन्न में, अपनी ही उपज पे अगर छोटी सी इंडस्ट्री डालते हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा पाएंगे जो शहर में आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अगर कोई BA पास है, B.Ed पास है, तो उस कृषि युवा से मेरा कहना है, जिसके पास फसल है, कृषक युवा से कहना है कि आप अपने ही पिताजी का जो बिज़नेस है, जो अन्न है, उसमें ही कोई इंडस्ट्री आप डालिए। जैसे किसी के पास अगर सरसों है, हमारे काफ़ी सारा एरिया है कोटा का जहाँ पे सरसों है, तो उस एरिया में अगर घानी डाल दी जाए, उस घानी से हम अगर 50% की आय बढ़ा सकें किसान की, है ना, मान लीजिए महीने में 15,000 20,000 रुपये की भी आय आ सके, तो एक जो युवा है वो गांव में ही रुक जाएगा। हमारी जो फसल है
वो वैसी की वैसी संरक्षित हो जाएगी, वो सीधा मंडी में आकर नहीं बिकेगी, वहाँ से सरसों का तेल बिकेगा सर। और गांव से जब सरसों का तेल बिकेगा तो एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, हम उस किसान को तो बिजनेस दे ही रहे हैं, प्लस उसके साथ में 4 लोगों को और स्वरोजगार की राह पकड़ा रहे हैं। तो इसे हम प्रसंस्करण की तकनीक कहते हैं। ये प्रसंस्करण की तकनीक जो है, यह केवल और केवल कौशल पर निर्भर होती है। आपको ज्ञान की ज़्यादा अति आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कौशल, यानी कि आपके हाथ में हुनर उत्पन्न करने की और थोड़ा बहुत जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनके संरक्षण में काम करने की आवश्यकता है। हम पूरा कंप्लीट पैकेज देते हैं, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज देती है ना, वैसे हम कंप्लीट पैकेज देते हैं कि आपको FSSAI भी बताया जाएगा, लॉनिंग सिस्टम भी बताया जाएगा, आपको पैकेजिंग भी बताई जाएगी। और इससे ज़्यादा एडवांस और इससे ज़्यादा सुलभता होती है वो किसी कृषि विज्ञान केंद्र पर नहीं मिलेगी जितनी कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। मेरे पास कोई कृषक अगर 1 घंटे के लिए मिलने भी आता है और कहता है कि मैडम मैं गंगानगर से आया हूँ, मुझे गेहूं से संबंधित तकनीक सीखनी है, तो मैं उसे 1 घंटे में जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध होती है मैं उतना उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। गुंजन जी, इस तरह आप जो महिला या पुरुषों को प्रशिक्षित करती है तो इसका क्या आधार है, कैसे आप सूचनाएं देती हैं और किस तरह आपका नवाचार होता है उसमें? बिल्कुल सर, वर्ष 2008 में मेरे से जो सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले से ही इस जो प्रसंस्करण के वो है उसको प्रारंभ कर दिया था। और वर्तमान समय, पहले तो हम अखबारों में के माध्यम से जब भी प्रशिक्षण होते थे तो हम अपने अखबार के माध्यम से जो है सूचित करते थे। और फिर अब वर्तमान में स्थिति ये है सर कि केवल कोटा क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि बिहार हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, सब जगह सोयाबीन का जो प्रशिक्षण है, सोयाबीन के पनीर बनाने का जो प्रशिक्षण है, वो अपने यहाँ का, अपने कृषि विज्ञान केंद्र कोटा का इतना फेमस है कि बाकायदा हमारी वेबसाइट पे हमारे नंबर रहते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पे के पोर्टल पे हमारे नंबर रहते हैं। तो पूरे भारतवर्ष से हमारे पास फ़ोन आते हैं। जो फ़ोन हमारे पास आते हैं हम उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है ये 25 पे सीमित हो जाता है। जैसे आपको एक प्रशिक्षण करना है, आपका 25 पे ग्रुप सीमित हो जाएगा, और जब 25 पे आपका ग्रुप कंप्लीट होएगा तब हम उस प्रशिक्षण की डेट अनाउंस कर देते हैं उस ग्रुप पे। और किसी भी जो भी युवा लेना चाहते हैं प्रशिक्षण, वो फ़ोन पे के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के नंबर सब जगह उपलब्ध रहते हैं, पोर्टल्स पे हमारे उपलब्ध हैं, हमारी वेबसाइट पे हमारे नंबर उपलब्ध है। तो सोयाबीन के 4 दिन के प्रशिक्षण होते हैं तो हम उनमें इस तरीके का करते हैं कि 25 दिन के प्रशिक्षण का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और 25 जनों का एक ग्रुप बना लेते हैं 4 दिन के प्रशिक्षण का, और उस ग्रुप पे हमें अनाउंस कर देते हैं डेट। उस डेट पे प्रशिक्षणार्थी आ जाते हैं। और कोई अगर 15 दिन की या 30 दिन की प्रशिक्षण है तो उसमें हम बाकायदा अखबार में देते हैं। और उसमें क्योंकि वो ट्रेनिंग जो है वो लंबे समय की होती है, उसमें हम केवल सोयाबीन नहीं है, उसमें हम जो हमारी स्थानीय उपज, जैसे धनिया हो गया आपका, लहसुन हो गया आपका सोयाबीन हो गया, आपका आंवला हो गया, तो इन सब को कवर करते हैं। और प्रशिक्षण में केवल प्रैक्टिकल ही नहीं, लेक्चर्स जो होते हैं जिसमें अनुसंधान के लेक्चर भी, जिसमें प्रसार शिक्षा वैज्ञानिकों के लेक्चर्स भी, लोन प्रोसेस के लेक्चर भी, PMFME स्कीम के लेक्चर भी, MSME के लेक्चर्स भी, प्लस FSSAI के लेक्चर्स भी, प्लस प्रोजेक्ट्स बनाने के लेक्चर्स भी, इनको भी हम इंक्लूड करते हैं। और जानकारी जो है वर्तमान में समय में सर ये स्थिति है हमारी कि हम इस स्थिति में है कि मेरे पास अभी अगर आप पूछें तो 100 से ज़्यादा फॉर्म्स जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन भी भरे जाते हैं और ऑनलाइन भी सिस्टम से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दोनों माध्यम से 100 से 200 कैंडिडेट ओवरलोडेड चलते हैं। और हमने इस कृषि विज्ञान केंद्र को कभी भी सीमित नहीं किया कि हम अपनी पेरीफेरी में ही काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है हम इस एरिया को बढ़ा चुके हैं। वर्तमान में भी हमने MSME की ट्रेनिंग की जिसमें हमने जयपुर से, झुंझुनू से, बाड़मेर से कैंडिडेट्स को लिया है। तो हम अपनी पेरीफेरी से बढ़कर काम करते हैं, परंतु हमारी प्रायोरिटी कोटा के क्षेत्र के निवासी ज़्यादा रहते हैं। गुंजन जी, मोटे अनाज से भी आप फूड प्रोसेसर क्या क्या आइटम बनाते हो? जी, वर्तमान में 2023 को जो है 22-23 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और ये मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होती हूँ कि यकीनन कोटा वो क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा अनाज नहीं होता है सर, परंतु हम वो अलग जगा चुके हैं कि आपको प्रसंस्करण करके और उत्पाद बनाने हैं।
वर्तमान में मेरे करीब करीब 64 स्वयं सहायता समूह जो है हमारे द्वारा जिनको प्रशिक्षित किया गया है वो कार्य कर रहे हैं पूरे कोटा एरिया में। तो उन महिलाओं ने जब सुना कि 2022-23 मोटा अनाज वर्ष है तो बोली मैडम मोटा अनाज पे कुछ ना कुछ बनाना है और हमें बेचना है। क्योंकि देखिए आप एक महिला को इतना सशक्त कर दें कि वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना कमा सके। आज की तारीख में मेरी एक जो स्वयं सहायता समूह की महिला है वो 28 लाख का टर्नओवर ले रही है, वंदना गौड़, है ना। तो यही महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। तब जब महिलाओं ने खुद ने आगे कहा कि मैडम हम मोटे अनाज पे कार्य करना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान में मेरे पास एक बेकरी यूनिट है और उस बेकरी यूनिट के माध्यम से हमने महिलाओं को 4 दिन का एक प्रशिक्षण दिया था बेकरी का, और उसमें हमने मोटे ज्वार बाजरे के बिस्किट्स वगैरह बनाना सिखाया था। अभी मेरी एक महिला जो है किसी की बेकरी जो उसको हायर करके और बिस्किट्स बना रही है, जिसमें वो 8 तरीके के बिस्किट ज्वार बाजरा रागी राजगीरा मिक्स मिलेट्स वगैरह बना रही है। वॉलमार्ट के माध्यम से उसका 95,000 पर मंथ का प्रॉफिट आ रहा है। आप मान सकते हैं जो महिला बिल्कुल 5 से 7 हज़ार पे स्टार्ट हुई थी आज से 7-8 महीने पहले। मोटे अनाज के जो लड्डू हैं जैसे ज्वार के और बाजरे के लड्डू है वो 700 रुपये किलो जाते हैं सर हमारे एक महिला के। कत्त जो हो गए जो आपने खाए होंगे अपनी साइड के हाड़ोती के कत्त बहुत फेमस हैं, और वो कत्त जो हैं वो हम 700-800 रुपये किलो बेच रहे हैं महिलाओं के माध्यम से। और मैं ये मानती हूँ कि मोटा अनाज हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। क्योंकि आप ये मान के चलिए पहले भले ही डेली डाइट में हम खाते थे, परंतु इतना नहीं था कि ज्वार बाजरे की रोटी डेली खा रहे हैं। परंतु अभी कोटा कृषि विज्ञान केंद्र की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर डेली कम से कम 10 कस्टमर डेली के आते हैं और कहते हैं मैडम हमें मोटे अनाज का आटा चाहिए, मतलब मिलेट्स का आटा चाहिए। तो यानी कि जागरूकता बढ़ी है। और स्वयं सहायता समूह 10 समूह जो है कोटा के करीब 10 से 12 समूह, 3 तो बड़े समूह हैं जो कि बेकरी पे काम कर रहे हैं। आपको इंस्टेंट मिक्सेस मिल जाएंगे मिलेट्स के, उस पर कार्य कर रहे हैं। उनका टर्नओवर्स भी बड़े हैं। एक जो है आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट की यहाँ पे है, वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना चला रहा है और मिलेट्स का। तो मैं मानती हूँ कि मिलेट्स पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम आटा हो गया मिलेट्स का, इंस्टेंट मिक्सेस हो गए, बिस्किट्स हो गए, लड्डू हो गए, नमकीन हो गए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और अब हमारी जो अगली तैयारी है वो है मिलेट्स के खाकरे पे पापड़ पे, कि हम उस पर आएँ और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करके बता पाएँ जो कि नॉन फैटी हो प्लस जो सिटी के अप्रोच में हो। तो इस तरीके की कोशिश हम और कर रहे हैं और इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं मिक्स मिलेट्स वगैरह से। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है सर। और आने वाला हर तीसरा कैंडिडेट यही कहता है कि मैडम हमें मिलेट पे इंडस्ट्री डालनी है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। आप मान के चलिए कि बाजरा और ज्वार और जितने भी मिलेट्स हैं, मेजर मिलेट्स तो बाजरा और ज्वार हैं, बाकी माइनर मिलेट्स हैं, और सारे ही ग्लूटेन फ्री होते हैं। और ग्लूटेन फ्री का मतलब है कि अगर कोई चीज़ ग्लूटेन फ्री है तो वो एक तो आपका ओबेसिटी का लेवल नहीं बढ़ाएगी, मोटापा नहीं बढ़ाएगी, दूसरा डायबिटीज़ के लेवल को आपको डाउन करेगी। तीसरी चीज़ है कि जैसे आपका बाजरा है, डेली लाइफ में आप लोगों ने अधिकतर ने बाजरा अपनी डाइट में लिया होगा, तो वो आयरन रिच होता है। एक हमारे साइंटिस्ट जो है हिसार के, उन्होंने एक नई वैरायटी निकाली है HHB299, उसका तो आयरन कंटेंट ही 8 गुना ज़्यादा है नॉर्मल बाजरा से। और जिंक कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो और प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप रागी करके एक मिलेट आता है जो ब्लैक होता है कलर में, छोटे दाने वाला, उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कंटेंट्स हैं और प्लस फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हम जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट 8 दिन अपने घरों में भी करके दे सकते हैं कि अगर आप मोटा अनाज एक टाइम डाइट में खा रहे हैं तो आपको हल्कापन जो है शरीर में फील होगा। क्योंकि हम जब गेहूँ खाते हैं तो उसमें ग्लूटेन होता है, तो वो 2 रोटी खाते ही भारीपन लगता है। परंतु अगर आप मोटा अनाज खा रहे हैं तो आप 4 रोटी खा लीजिए, उसके बाद भी आपको भारीपन नहीं लगेगा। तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाता है। ग्लूटेन होने की वजह से उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा आपको भारीपन भी नहीं देता है। गुंजन जी, आपके केंद्र में इस तरह स्टोर है जहाँ से कोई भी जाए और अपना मतलब उपलब्धता उसको सामानों की? जी सर, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर सन 2008 से एक हम डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लाइव चला रहे हैं, जहाँ से हम कुछ जो उत्पाद हैं, करीब करीब हम 120 तरीके के उत्पाद डेवलप करते हैं, जिसमें आंवला के हो गए, सोयाबीन, उन्हें हम मार्केट भी कर रहे हैं।
हम उसे सेल भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। और हमारी कोशिश कोई सेलिंग नहीं है, कोई पर्पस सेलिंग नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री चलाना चाहे, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना चाहे, तो उसे किस तरीके का सेटअप चाहिए और किस तरीके से उसे स्टिकर लेवल्स लगाने हैं और किस तरीके से सेलिंग करनी है। तो वो सेलिंग यूनिट हमारे यहाँ से चलती है। प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं बिकने के लिए। जो भी लेना चाहे, जो भी, एक चीज़ है कि हम प्योरिटी का मेजर जो है विदाउट प्रिजर्वेटिव और प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। ये थी हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक गुंजन जी। इनसे फ्रूट प्रोसेसिंग के मामले में हमने जाना, और ये एक स्वरोजगार का एक अच्छा सशक्त माध्यम भी है। और मोटे अनाज से जो बनने वाले आइटम है वो स्वास्थ्य के लिए किस तरह लाभकारी है, इन्होंने विस्तार से बताया। ये हमारी स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।